मुल्क में मंकी पॉक्स के फैलने की रफ्तार बेशक सुस्त है, लेकिन खौफ और बेचैनी बहुत ज्यादा है। मंकी पॉक्स से किस तरह काबू पाया जा सकता है और इसकी अलामतें क्या हैं? अमेरिका और यूरोप में कुछ वैक्सीन और दवाएं तजवीज़ की गई हैं। आइए जानते हैं कि ये दवाएं कितनी कारआमद हैं। इसी सिलसिले में दिल्ली की हमारी नुमाइंदा रचना ने डॉक्टर समीर से बात की है। मंकी पॉक्स को लेकर भले ही रफ्तार धीमी हो, लेकिन भारत में 4 केसेस पाए गए हैं। एक केस दिल्ली में पाया गया है। लगातार लोगों में कहीं न कहीं डर का माहौल है। लोगों को लग रहा है कि मंकी पॉक्स भी कहीं कोरोना की तरह ही तो रफ्तार नहीं पकड़ेगा। मंकी पॉक्स के क्या लक्षण हैं, कैसे इसकी टेस्टिंग की जाती है। आज न्यूज 18 की टीम एक लेबोरेटरी में पहुंची है जो आपको बताएगी कि मंकी पॉक्स की किस तरीके से टेस्टिंग की जाती है, क्या उसके लक्षण है। आपको हम इस लैब के अंदर ही लेकर चलते हैं। अगर एक बोर्ड भी आप देखें तो ये जो डिपार्टमेंट है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डिपार्टमेंट है, जहां पर मंकी पॉक्स के लक्षणों की जांच की जाती है और किस तरीके से ये पूरी जांच है वो होती है। आज हम आपको ये बताएंगे। तो जिस तरीके से मंकी पॉक्स के 4 केसेस भारत में पाए गए हैं और लोगों के मन में भी जो डर है, डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि जानने की जरूरत है कि ये किस तरीके से फैलता है, किस तरीके के इसके लक्षण होते हैं। डॉक्टर समीर भाटी खुद यहाँ पर मौजूद है और उनसे ही हम जानेंगे कि किस तरीके से जो मंकी पॉक्स के लक्षण है। हालांकि अभी जो टेस्टिंग है वो सिर्फ सरकारी तंत्र के द्वारा ही की जा रही है, प्राइवेट प्लेयर्स को उसमें शामिल नहीं किया गया है। लेकिन लगातार जो स्थिति हो रही है तो आने वाले समय में प्राइवेट प्लेयर्स ने किस तरीके से तैयारी करके रखी है वो भी हम जानेंगे। सर, क्या लग रहा है कि क्योंकि जिस तरीके से अगर हम भारत की बात करें तो 4 केसेस आ चुके हैं, एक केस दिल्ली में पाया गया है। बिल्कुल, देखिए जैसा इसमें हम बात कर रहे हैं कि जब भी कोई कंटेजियस डिजीज होती है, मतलब संक्रामक कोई भी बीमारी, तो उसमें प्रिवेंशन सबसे अच्छा इलाज है। कोरोना के टाइम में भी जैसा हमने कहा था कि जितना हम बीमारी की रोकथाम कर सके उतना बेहतर है। तो इसीलिए सरकारें भी इस तरफ कदम उठा रही है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपनी तैयारियां कर पाएं ताकि बीमारी को हम रोक पाएं, ज्यादा स्प्रेड ना हो। जैसा कि अब इंडिया में भी ये दस्तक दे चुके और हमने दिल्ली में भी देखा फर्स्ट केस आ चुका है। अब यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि जो लेबोरेटरीज हैं दिल्ली के अंदर, चाहे प्राइवेट सेटअप भी है, उनके पास मंकी पॉक्स टेस्ट की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सुविधाएं किस तरह से कि यहाँ पे जो उपकरण वही इस्तेमाल होते हैं जो कोरोना टेस्टिंग के लिए यूज होते थे। तो इस तरह से वो सारी तरह की इक्विपमेंट अवेलेबल है। अब सरकार की तरफ से जैसे ही दिशा निर्देश आएंगे कि प्राइवेट लेबोरेटरीज को या प्राइवेट अस्पतालों को करना है, तो जो कोविड लैब्स हैं वहां पर ये जांच आसानी से की जा सकती है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा हम सर्विलेंस करेंगे, जितना ज्यादा हम टेस्टिंग ट्रैकिंग करेंगे, तो हम बीमारी की रोकथाम कर पाएंगे। बिल्कुल सर, सर्विलांस की तो जरूरत है, प्रिकॉशन की भी जरूरत है, लेकिन अब चूंकि भारत में दस्तक मंकी पॉक्स दे चुका है, आपने कहा कि प्रोसीजर वही रहेगा, लेकिन जो व्यूअर्स है वो भी ये जानना चाहते हैं कि कोविड टेस्टिंग से कितनी डिफरेंट है मंकी पॉक्स की टेस्टिंग और कैसे ये होती है। बिल्कुल, देखिए दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि खैर उस तरह से आम टेस्ट नहीं है। आप सेल्फ अभी जाकर अभी इस टेस्ट को किसी तरह से नहीं करा पाएंगे। इम्पोर्टेंट ये है कि लक्षणों को जानना। आपको अगर कुछ भी इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं जिसमें, क्योंकि इसमें उसी तरह के वायरल फीवर वाले लक्षण ही होंगे जो और अन्य वायरल बीमारियों के अंदर होते हैं, जिसके अंदर की हम हमेशा बात करते हैं कि बुखार होना, सरदर्द होना, बॉडी एक होना, मसल पेन होना, कमर में दर्द होना, इस तरह के सिम्टम्स रहते हैं। और इसके साथ साथ जो एक इसका मेन लक्षण है, बॉडी के ऊपर रैशेज आ जाते हैं। अगर इस तरह के आपको कोई भी लक्षण दिखे, रैशेज आपको दिख रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए और वो सरकारी अस्पताल के थ्रू ये आपको अभी जांच कराएंगे। प्राइवेट में फिलहाल अभी ये जांच उपलब्ध नहीं है। रही बात कि ये टेस्ट होता कैसे है, देखिए कोविड के अंदर जब हम बात करते थे तो कोविड में आपने देखा होगा कि हम इस तरह की जो स्टिक्स होती थी, स्वैब स्टिक्स, उनके जरिए हम सैंपल लिया करते थे और सैंपल वही होता था। हम नेजोफेरिंजियल, नोज से और माउथ से सैंपल लिया करते थे। इसमें भी नोज एंड माउथ से भी ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें ब्लड टेस्ट भी हो सकता है, ब्लड के जरिए भी जांचा जा सकता है, यूरिन के जरिए भी जांचा जा सकता है। पर जो सबसे ज्यादा इसमें कॉमन होता है वो आपकी स्किन पे रैशेज, जैसे कि इस तस्वीर में भी हमने दिखाया है कि क्योंकि इसके स्किन के ऊपर इस तरह के जो ये रैशेज हैं, ये चकत्ते से ये बन जाते हैं, यहां से ये सैंपल लिया जाता है। तो यहां से ये इसकी जांच और भी ठीक तरीके से हो सकती है। जांच करने के लिए जो सैंपल लेने के लिए इस तरह की कुछ हमारे पास अवेलेबल होती है चीजें जिनसे हम ये सैंपल लेते हैं। निश्चित तौर पे प्रिवेंशन हमारा सबसे बड़ा हथियार है, जिसमें एक अच्छी बात यह है कि अब हमारे पास बहुत सारी मॉलिक्यूलर लैब्स हैं इंडिया के अंदर, जिनके पास, क्योंकि इसमें सेम तरह की इक्विपमेंट पे वो जांच हो सकती है,
तो निश्चित तौर पे मैं ये कह सकता हूं कि जांच को लेके भारत पूरी तरह से तैयार है। अगर केसेस ज्यादा बढ़ते हैं तो सर्विलेंस का सिस्टम हमारे पास बहुत स्ट्रांग है। तो आपने देखा कि डॉक्टर समीर भाटी ने कितनी बारीकी से समझाया कि मंकी पॉक्स के लक्षण कैसे जज कर सकते हैं और इसकी टेस्टिंग किस तरीके से हो सकती है, और डायग्राम के थ्रू भी व्यूअर्स को समझाने की कोशिश की गई है कि मंकी पॉक्स वायरस आखिरकार है क्या, कैसे ये फैलता है, कैसे इससे बचा जा सकता है। और साथ ही साथ डॉक्टर समीर भाटी का ये भी कहना है कि मंकी पॉक्स के मामले उस तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं, ऐसे में पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बल्कि प्रिवेंट रहने की जरूरत है। और इसके लिए ठीक कोविड की तरह ही हमें मास्क का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है, सामाजिक दूरी बनाकर रखें और खास तौर से साफ सफाई का ध्यान रखें। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ रचना, न्यूज 18 दिल्ली। आगे बढ़ेंगे। लोक जनशक्ति के कौमी तर्जुमान और जनरल सेक्रेटरी संजीव सराफ ने मुख्तलिफ घोटालों में मुलविस पाए जाने वाले तमाम लीडरों को जेल भेजने का मुतालबा किया है। संजय सराफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की ईडी की चार्जशीट के बारे में पूछे गए सवाल पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि अगर लालू प्रसाद यादव को जेल हो सकती है तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि क्रिकेट स्कैम वादी कश्मीर के खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा धक्का है। संजय ने यह भी कहा कि हुकूमत हिंद को बेरोजगार नौजवानों के मसाइल को हल करने के लिए एतमाद साजी के कुछ इक़दाम करने चाहिए। इन्होंने डेली वेजेस और आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का भी मुतालबा किया। खाएगा वही मरेगा। हम लोग कश्मीर में 1 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, तो जिसने गलत किया उसके अगेंस्ट कार्रवाई हो जाए तो वी हैव नो इश्यूज। डॉक्टर फारूक साहब तो हम तो हर वक्त डिमांड करते हैं, आज भी आप कोर्ट नहीं करना चाहते लेकिन आप कोर्ट करना चाहते हैं। उनके अगेंस्ट में 114 करोड़ का फ्रॉड है क्रिकेट का। अगर लालू प्रसाद यादव जेल में रहेगा तो उसको क्यों नहीं जेल में भरते हैं भाई। मैं तो चाहता हूं कि गवर्नमेंट इसमें क्लीन आ जाए, क्लियर करे पोजीशन क्या मसला है, इसके बीच में आगे पीछे इनका कोई आपस में रिलेशन है। आई एम पार्ट ऑफ द अलायंस एट दिल्ली, वी आर नेशनल अलायंस पार्टनर्स, बट एज पर जम्मू कश्मीर इज कंसर्न, यहाँ पर दे शुड क्लियर। अगर एक के अगेंस्ट के घर में ईडी आता है, दूसरे ने खुलेआम हमारे क्रिकेटर्स बच्चों का पैसा लिया है और उस पैसे को अगर उस वक्त यूटिलाइज किया जाता, मेरे यहाँ 3-4 स्टेडियम होते, जो मेरे बच्चे दाएं बाएं हो सकता वो क्रिकेट से उनका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग हो जाता, वो अपनी लाइफ अच्छे तरीके से बनाते। आई विश कि द गवर्नमेंट शुड टेक stern action against all those people who are involved in any of the case. आज दूसरे दिन भी दिल्ली से आई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम ने जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में जम्मू के मुख्तलिफ अजला के EROs और AEROs को ट्रेनिंग देना जारी रखा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने IT विंग के एहलकार दिन भर इन EROs और AEROs को तरबियत देने में मसरूफ रहे। इस ट्रेनिंग के दौरान इन ओहदेदारों ने फील्ड स्टाफ को बुनियादी तौर पर आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद बदलते हुए हालात के दौरान उनकी किरदार और जिम्मेदारियों के बारे में आगाह किया। इन्होंने फील्ड स्टाफ से कहा कि वो वोटर लिस्टों के पैटर्न में समरी वोटर लिस्टों के पैटर्न में तब्दीली के बारे में मुकम्मल आगाही हासिल करें। वोटर लिस्टों और तमाम इंतखाबी अमल के हवाले से दरखास्तें इस तरबियती प्रोग्राम की वजह से EROs और AEROs को इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों से काफ़ी मालूमात और जानकारी हासिल हुई। इन्होंने तरबियती तजावीज़ को फील्ड में मौजूद साथियों के साथ शेयर करने की यकीन दहानी कराई ताकि इंतखाबी अमल जब भी शुरू हो हमवार और अच्छे माहौल में मुनक्किद हो। उपस्थित जितने भी EROs थे उनको बताया है मैंने कि IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जो चीज़ जुड़ा हुआ है रोल का, उसमें क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं उसके बारे में मैंने बताया। पिछले 4 साल में बहुत चेंजेस, पिछले 4 साल में इलेक्टर्स ऐड होंगे और भी, इसलिए इस लोगों के पहले सर्विस समरी रिवीजन जो हुआ था पहला जो यहाँ, वो 4 साल पहले हुआ था, अब फिर से हो रहा है अभी समरी रिवीजन। तो जाहिर है कि काफ़ी लोग को अभी जोड़ना होगा, तो इसीलिए इनको ये भी बताना था कि कैसे इनको जोड़े और कैसे इनका जो हमारा जो मतदाता सूची का जो हेल्थ है वो अच्छा रहे। तो 370 के बाद हमारा थोड़ा सा हमारा मैंडेट थोड़ा इंक्रीज़ हो रखा है विद रिगार्ड टू द इलेक्शन। इलेक्टोरल्स रोल्स के अपडेशन में हमें नए इलेक्टर्स ऐड हो रहे हैं, कुछ की डिलीशंस भी की जा रही है, डुप्लीकेट डेमोग्राफिकली सिमिलर एंट्रीज को वहाँ को रिमूव किया गया है। और उसके साथ साथ अब ओवरऑल प्रोसेस यही कि कोई भी जो एलिजिबल वोटर है वो इस पूरे प्रोसेस से बाहर ना रहे। काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि पिछले 3-4 साल से जो है
इलेक्टोरल रोल्स की रिवीजन जो है वो हुई नहीं थी। अब प्रोसेस जो है शुरू हो गया है, तो इसी के चलते उन प्रोसेसेस में हमें क्या क्या नई चीज़ें करनी है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें उसमें नहीं करना है, इसके बारे में हमें जो है ट्रेन किया जा रहा है। जम्मू में 2 दिन गुजारने के बाद ईसीआई की टीम अब श्रीनगर के लिए रवाना हुई और श्रीनगर में भी 2 दिन लगातार ये हर एक डिस्ट्रिक्ट जो वादी कश्मीर के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ के जो EROs हैं और AEROs हैं उनको ये ब्रीफ करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे और 370 आर्टिकल 370 हटने के बाद जितने नए कानून आए हैं, सेंट्रल लॉज यहाँ पे आए हैं, जो नई नई एप्लीकेशन आई हैं, वोटर लिस्ट में जो नई अमेंडमेंट्स करनी है, एडिशन और डिलीशन का जो प्रोसेस करना है, क्या उसको किस तरह से अपनाना है, ये सारी चीज़ों से उनको वाकफ करवाएंगे। और जो हमें जो पता चला है कि इलेक्शन कमीशन की एक और टीम बहुत जल्द जम्मू कश्मीर का दौरा करेगी और नई जो चीज़ें हैं और जो बाकी चीज़ों पे यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। तो लगता है कि ईसीआई अपनी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो बहुत तेज़ी दिखा रहा है और जाहिर तौर पर ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ऐसी भी चर्चा है कि जो असेंबली इलेक्शन हैं वो बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में होंगे और नई सरकार यहाँ पे बनने वाली है, लेकिन ये कब होगा इस पर सबकी नज़रें टिकी रहेंगी। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। आगे बढ़ेंगे। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने मरकजी इमाम बारगाह का दौरा किया। उन्होंने मुहर्रम उल हराम के हवाले से उठाए जा रहे इक़दामात का जायजा लिया। इस दौरान कई जिला अफसरान समेत म्युनिसिपल कौंसिल बडगाम के अहदेदार भी मौजूद रहे। डिवीजनल कमिश्नर ने इमाम बारगाह और दीगर मकामात जहाँ पर मुहर्रम उल हराम की मजालिस मुनक्किद होती हैं वहाँ सहूलत फराहम करने की हिदायत दी। इन्होंने ये भी हिदायत दी कि तमाम मतलूबा इंतजामात बशमूल स्ट्रीट लाइट्स की बहाली और तनसीब, बिला तातुल बिजली, सफाई मुहिम और तमाम इलाकों में पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। इस दौरान इनसे जब पूछा गया कि श्रीनगर में जो मुहर्रम के जुलूसों पर आयत पाबंदी है उसे कब हटाया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि बातचीत हो रही है और जो मुकर्रर शुदा रूट्स है वहाँ से जुलूस निकालने की इजाज़त होगी। वाज़ेह है कि वादी कश्मीर में ज़िला बडगाम में मुहर्रम के अय्याम में सबसे ज़्यादा और काफ़ी बड़े बड़े जुलूस बरामद होते हैं और ऐसे में अज़ादारों की सहूलत के लिए इंतजामात को लेकर इक़दामात किए जा रहे हैं। सैड इवेंट्स की मेमोरी में मनाया जाता है, इसका कोई सेलिब्रेशन नहीं होता है। जो सैक्रिफिसेस है उसको रिमेम्बरेंस के तौर पर ये मनाते हैं कम्युनिटी। तो जो इवनिंग की गैदरिंग्स होती है या जो परमिटेड रूट्स है उस पर प्रोसेशन निकलते हैं, उसमें कोई डिफ़िकल्टीज़ ना हो वो देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। बडगाम में बड़े पैमाने पर आबादी रहती है कम्युनिटी की, मागाम में भी रहती है, जड़ीबल साइड में भी रहती है। जो मेन सफाई का इंतज़ाम है, बाकी डॉक्टर हॉस्पिटल्स का इंतज़ाम है, वो देखूँगा। डेफिनेटली जो है यहाँ जो मेन इमाम बाड़ा है जहाँ मैं खड़ा हूँ, इंतज़ामात अच्छे हैं। जो पुराना एक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है और एक यहाँ एक सोलर का प्लांट दिखाया, पार्क भी दिखाई, जिसमें थोड़ा सा करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली ध्यान नहीं, उसमें जो है डेफिनेटली अप्रोप्रिएट लेवल पर डिसीजंस हुए हैं। जो पहले से परमिटेड रूट्स है उन रूट्स पर हम इंतज़ामात करके रखेंगे और उसी रूट से जो है कम्युनिटी के सभी रहनुमाओं को रिक्वेस्ट की है। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने मुहर्रम उल हराम के हवाले से मुनासिबत से बडगाम के मागाम का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान पोले ने मुहर्रम की तैयारियों का जायजा लिया। मरकजी इमाम बारगाह मागाम में डिवीजनल कमिश्नर ने लोगों की दरपेश मसाइल सुने। इन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो तरजीही बुनियादों पर बहुत जल्द इन मसाइल को हल करें। पीके पोले के हमरा डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ कश्मीर माथुरा मासूम भी मौजूद थीं। इस एरिया के लोग काफ़ी तादादी में लोग रहते हैं मागाम और अगल बगल के एरियाज़ में, गाँव में। तयशुदा रूट्स पर तयशुदा दिन पर यहाँ प्रोसेशन भी निकलता है और इवनिंग को मजलिस भी होती है। जो मेन इमामबाड़ा यहाँ का है वो मैंने देखा काफ़ी अच्छे हालात में है। बानीपुरा के सरहदी इलाके
तुलैल में आज अचानक वाली मकाम पर बादल फटने से तुलैल के कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है। कहा जा रहा है कि बादल फटने के बाद किशनगंगा नाले में पानी का बहाव बढ़ गया और सैलाबी रेले की वजह से उब्दुलन नामी गांव में लकड़ी के एक आरजी पुल को भी नुकसान पहुंचा है। मकामी लोगों के मुताबिक सैलाबी रेले से उब्दुलन में पानी की पाइपलाइन, एक लिंक रोड को भी नुकसान पहुंचा, जबकि सैलाबी रेले से जनरेटर के लिए रखा गया ईंधन भी ज़ाया हो गया। इस वाक़े में आखिरी इत्तला मिलने तक किसी भी किस्म की जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों